राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने 29 तारीख को कांग्रेस के यूट्यूब पेज पर एक वीडियो डाला था जिसमें प्रधानमंत्री पर निशाना साधा गया था। देश में बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दाम को पर लेकर निशाना साधा गया था और राहुल गांधी सोनिया गांधी का ये भी उस वीडियो में कहना था कि हम केंद्र सरकार से बार बार ये मांग करते हैं और उनको सुझाव भी दिया है कि हर व्यक्ति के अकाउंट में 7,500 रुपया दें, जिससे मार्केट में डिमांड आए और जो देश की जीडीपी है वो बढ़े, मार्केट बढ़ सके। लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री और उनकी जो टीम है वो नहीं कर रही है। लेकिन इसमें ख़ास बात ये है कि उस वीडियो को डाले यूट्यूब पर कांग्रेस के पेज पर 48 घंटे हो गए, लेकिन अभी भी 3600 सोनिया गांधी के व्यूज़ हैं और 5500 से ज़्यादा 6000 से कम राहुल गांधी के व्यूज़ हैं, जो कि एक बेहद शर्मनाक बात है कांग्रेस के लिए, क्योंकि दोनों वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के सर्वे सर्वा हैं। इसी पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला जी हैं। सर, सोनिया गांधी ने और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को निशाना साधते हुए एक वीडियो डाला है। उस वीडियो को 48 घंटे हो गए पड़े हुए, 1.5 लगभग 10 लाख से ज़्यादा उसके सब्सक्राइबर्स हैं, कांग्रेस के पेज पर है, लेकिन 3600 सोनिया गांधी और 6000 से कम राहुल गांधी के व्यूज़ हैं। सर, ये इसको आप कैसे देखते हैं? अब कांग्रेस के अंदर भी लोग उनको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार से 3600 और लगभग 5500 इस सोनिया जी के और राहुल जी के, इन दोनों की स्थिति है तो भारत की जनता तो उनको सुन भी नहीं रही है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता भी नहीं सुन रहे हैं। उनके अपने पेज पर नहीं आ रहा है, न लाइक आ रहा है, न रिट्वीट आ रहा है, न कुछ आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में उनको अपना आकलन स्वयं करना चाहिए, न कि प्रधानमंत्री पर प्रत्येक दिन राहुल जी को सवाल करना चाहिए। राहुल गांधी सोनिया गांधी आरोप लगाते हैं कि जो अधिकारी हैं और पीएमओ से बैठकर पूरा देश हैंडल किया जा रहा है। यहाँ पर कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगता है कि इनके जो कार्यकर्ता ज़मीन पर हैं वो इनएक्टिव हो चुके हैं और सोशल मीडिया पे भी ये दिखाई दे रहा है, जो डाटा मैंने आपको बताया। तो क्या आने वाले समय में कांग्रेस लगातार ऐसे ही डाउनफॉल होता जाएगा, सोशल मीडिया पे भी और ग्राउंड पे भी? देखिए, हम लोग तो शुरू से कहते रहे हैं कांग्रेस मुक्त भारत। जब तक कांग्रेस मुक्त भारत नहीं होगा तब तक अन्य विपक्ष जो है वो पूरी तौर पर सशक्त नहीं होगा। मुझे लगता है कि कांग्रेस के अंदर भी ये लोग अब इस बात को महसूस कर रहे हैं। अब चंद लोग ऐसे रह गए हैं जो प्रत्येक दिन उनको फीडबैक देते हैं और उसी फीडबैक को लेकर करके वो कोई न कोई शगुफा छोड़ते रहते हैं। कांग्रेस अब अपने अंतिम मिटने की स्थिति में चल रही है। इसको जनता भी जरा भी ऑक्सीजन देने को तैयार नहीं है। इस नाते अब यह विपक्षी पार्टी भी कहीं नहीं बन पा रही है। सर, 7,500 रुपये जो देने की बात कर रही है कांग्रेस, ये कहाँ तक उचित है और क्या सरकार अगर देना भी चाहे तो दे सकती है अपने खाते से? अभिषेक जी, इसके बाद भी आप ये ज़रा सोचिए कि अभी प्रधानमंत्री जी ने आगे के नवंबर तक के लिए 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो दाल देने की बात कहे हैं कि सब जगह वो किया जाए। लगभग इसके पहले भी जब प्रवासी गए हैं तो भी सबको दिया गया, सबके राशन कार्ड पर दे दिया गया है। साथ ही साथ जनधन खाते में भी तुरंत पैसे डाले गए हैं। लगभग 9 करोड़ किसानों को भी 2000 रुपये सम्मान निधि के आधार पर वो दिया गया है। ज़रा इस सबको जोड़ने का वो काम करें तो मुझे लगता है कि उससे अधिक पैसा प्रधानमंत्री जी ने भारत की जनता को देने का काम किया है। कब नहीं दिया है? हमेशा ऐसा प्रधानमंत्री कभी कांग्रेस का तो कोई नहीं हो पाया है जो इस तरह से जनता का ख्याल करते हुए जनता के हित के लिए कार्य कर रहा हो। सर, कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि कल का प्रधानमंत्री जी का जो भाषण था वो बिहार चुनाव को लेकर ज़्यादा फोकस था। मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि
लोगों ने इस नाते वो कर दिया कि त्योहारों का नाम जो उन्होंने दिया, छठ त्यौहार का नाम ले लेने पर हुआ। आगे छठ त्यौहार आने वाला है। नहीं, ओवैसी ने कहा कि आप ईद भूल गए, बाकी सारे त्यौहार आपको याद हैं। ईद तो ये समझिए कि जब आएगा तो देखा जाएगा, उसके पहले भी वो उसकी शुभकामना प्रधानमंत्री जी हमेशा देते रहे हैं। अभी ईद जब बीता है तब उसकी शुभकामना प्रधानमंत्री जी ने दिया था। ओवैसी जी को इस बात को ध्यान रखना चाहिए। लगता है कि गणित में कुछ कमज़ोर है, इस नाते अपनी कमजोरी को ठीक कर लेंगे तो सही अर्थों में प्रधानमंत्री जी को जान जाएंगे। सर, आप दिल्ली में हैं, दिल्ली में कोरोना लगातार बढ़ रहा है, 86,000 से ज़्यादा केसेस हो गए। अब होम मिनिस्टर अमित शाह जी के अंडर में हॉस्पिटल्स भी तैयार हो गए हैं। आरोप लग रहा है केजरीवाल पर कि वो अब उस होम मिनिस्टर के किए हुए काम का श्रेय ले रहे हैं। इससे पहले उन्होंने सब कुछ सरेंडर कर दिया था राज्यपाल के ऊपर और केंद्र सरकार के ऊपर। अब हम इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। हम ये ज़रूर है कि देख रहे हैं कि आखिरकार अमित शाह जी जब पूरी तौर पर हाथ में लेने की तैयारी कर लिए तो केजरीवाल जी भी उनके साथ आ गए हैं, काम करेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि अमित शाह जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा था कि जिस प्रकार से भयावह स्थिति इन्होंने पैदा कर दिया था जनता के बीच में कि 5 लाख से अधिक कोरोना से पीड़ित हो जाएंगे, वह किसी भी स्थिति में नहीं होंगे। इसको पूरी तौर पर उन्होंने खारिज कर दिया। अब मनीष सिसोदिया जी भी अपने बयान से पीछे हट रहे हैं, केजरीवाल जी भी पीछे हट रहे हैं, लेकिन काम चल रहा है तो उस पर बहुत कमेंट मैं नहीं कर सकता हूँ। सर, आखिरी सवाल है, कल प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन जब धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है तो जो लोगों के बीच में पहले से अलर्टनेस थी वो कम हो गई है, लोग सावधानी नहीं बरत रहे हैं। तो आप क्या मैसेज देना चाहें लोगों को कि क्या सावधानी बरतनी चाहिए और लोगों को घर से कब और कैसे निकलना चाहिए? मुझे लगता है कि लॉकडाउन में जिस तरह से सावधानी बरती गई वह लॉकडाउन के कारण अधिक थी। अब अनलॉक हुआ है तो लोगों ने अपनी आदतों में परिवर्तित करने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी बार बार इस बात को कहे हैं कि जान है तो जहान है। बाद में उन्होंने कहा जान और जहान दोनों को हम लेकर के चलेंगे। जान को प्राथमिकता दिया, फिर अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता दिया, वो दोनों लेकर के चल रहे हैं। लोग प्रधानमंत्री जी ऐसे को मानते हैं। इस नाते मुझे लगता है कि अब जो संदेश उन्होंने राष्ट्र के नाम कल दिया है उस आधार पर अनलॉक में भी पुनः लोग फिजिकल डिस्टेंसिंग भी रखेंगे, मास्क भी लगाएंगे, अपने हाथों को साबुन से या इत्यादि से धोएंगे। सबसे अच्छा साबुन है, उससे धोने का काम करेंगे। नहीं मास्क है तो गमछे से काम चलाएंगे, लेकिन निश्चित रूप से अपने बचाव को करेंगे, क्योंकि अपने बचाएंगे तो दूसरा भी बचेगा और अपने स्वस्थ रहेंगे तो राष्ट्र भी स्वस्थ रहेगा। सर, अभी बातचीत करते हुए एक और प्रश्न था कि लोकल पे वोकल करके प्रधानमंत्री ने कहा, आप क्योंकि वित्त राज्य मंत्री भी रह चुके हैं इसलिए आपसे ये सवाल पूछना लाजमी बनता है कि लोकल पर वोकल होने की वजह से अगर हम अपने गांव देहात के जो छोटे बिजनेस अगर उसको डेवलप कर लेते हैं तो क्या जो हमारी इकोनॉमी नीचे गई है उसमें कुछ सुधार हो सकता है आने वाले समय में? और जो चीनी ऐप बंद किए गए हैं इससे एक तो लोगों की नौकरियां भी जाएंगी, गुड़गांव में टिकटॉक का जो ऑफिस था वहां से भी लोगों को निकाला जाएगा, तो उसका दूसरा विकल्प क्या है? आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत सबसे बड़ा विकल्प है। स्वदेशी अपनाइए, अपना प्रोडक्ट बढ़ाइए। और अपने प्रोडक्ट का कभी प्रचार नहीं होता था, वैसे ही मार्केट में आता था, वैसे रह जाता था, उसको कोई कभी उसको सहायता नहीं मिलती थी। लेकिन एमएसएमई को 3 लाख करोड़ रुपए दे करके प्रधानमंत्री जी ने यह सिद्ध कर दिया है कि अब हम स्वदेशी को अपनाएंगे और लोकल को वोकल हम बनाते हुए उसको इंटरनेशनल बनाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय बनाएंगे। हर देश की का माल कभी लोकल रहा होगा, उस देश की सरकारों ने वोकल बनाया, फिर उसको वोकल करते करते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा कर दिया। चीन जैसा गया गुजरा सामान शायद ही किसी देश का हो, उसको भी हम सस्ते के नाते स्वीकार किए
हम थोड़ा महंगा खरीदेंगे लेकिन अब सस्ता नहीं, चीनी सामान नहीं खरीदेंगे। यह जनता के अंदर भाव आ गया है। इसी नाते जगह जगह वह चीन के सामानों का भी पुतला फूंक रही है और तय भी कर रही है कि नहीं, हमें अब चीन के सामानों से पीछे हटना चाहिए, अपने को, अपने स्वदेशी सामानों को बढ़ावा देना चाहिए। और जब वो कहती रहेगी वो कल होकर के, तो सरकार उसको इंटरनेशनल बना देगी, तो ज़मीनी सामान को जो है ले जा करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा कर देगी। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला जी का साफ साफ कहना है कि लोकल पर वोकल होना बहुत ज़रूरी है और इस वक्त स्वदेशी चीज़ों का प्रचार होना ज़रूरी है, क्योंकि पहले कभी स्वदेशी चीज़ों का प्रचार नहीं हुआ। कहीं भी पूरे विश्व में कोई भी सामान अगर आज आपके सामने ब्रांड है तो पहले वो लोकल हुआ होगा, बाद में उसके सरकार ने वोकल किया होगा, तब जाके आज वो ब्रांड बना है। उसी तरीके से इस देश का हर सामान अब ब्रांड बनेगा और हम अपने स्वदेशी वस्तुओं पर ही निर्भर होंगे। दिल्ली से कैमरामैन उमेश के साथ अभिषेक दुबे, पार्लियामेंट्री विटनेस।